पिछली कड़ी में हमने अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिनों की चर्चा की थी तथा यह भी देखा था कि किस प्रकार दुष्ट मलिक काफूर ने अमीरों को एक जाली वसीयत दिखाकर अलाउद्दीन के 5 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा दिया तथा स्वयं राज्य का संरक्षक बन गया। यद्यपि मरहूम अलाउद्दीन के दोनों बड़े पुत्र अलाउद्दीन के समय से ही जेल में बंद थे, तथापि वे किसी भी समय मलिक काफूर के लिए संकट उत्पन्न कर सकते थे। इसलिए मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दोनों बड़े शहजादों की आंखें निकलवा लीं। मलिक काफूर ने मरहूम सुल्तान के तीसरे पुत्र मुबारक खां की भी आंखें निकलवाने का प्रयास किया, किंतु इस कार्य में सफलता नहीं मिली, क्योंकि तभी मलिकाए जहां ने मलिक काफूर के समक्ष प्रस्ताव भिजवाया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। मलिक काफूर ने बेगम मलिकाए जहां का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा मलिका से विवाह कर लिया। दर्शकों को स्मरण होगा कि मलिक काफूर गुजरात से खरीदा गया एक हिंदू गुलाम था, जिसे किन्नर बनाकर तथा इस्लाम में परिवर्तित करके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में पुरुष रखैल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार एक किन्नर ने, जो जीवन भर किसी अन्य पुरुष की पुरुष रखैल बनकर रहा था, उसी पुरुष की बेगम से विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद मलिक काफूर ने मलिका की सारी संपत्ति छीन ली तथा मलिका को उसके पुत्र मुबारक खां के साथ ग्वालियर के जेल में बंद कर दिया। इस प्रकार दुष्ट मलिक काफूर ने सल्तनत पर अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया, परंतु उसके ये समस्त प्रयत्न उस समय निष्फल सिद्ध हुए जब ग्वालियर के किले में बंद मुबारक खां कर्मचारियों को घूस देकर दुर्ग से निकल भागा और दिल्ली आ पहुंचा। शहजादे मुबारक खां ने कुछ अमीरों को अपनी ओर मिलाकर मलिक काफूर के विरुद्ध संगठन खड़ा किया तथा मलिक काफूर की हत्या कर दी। इस प्रकार दुष्ट मलिक काफूर के शासन का अंत हो गया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि मलिक काफूर ने कुछ पेशेवर हत्यारों को धन देकर मुबारक खां की हत्या करने के लिए नियुक्त किया। जब ये हत्यारे मुबारक खां के पास पहुंचे तो मुबारक खां ने उन हत्यारों को अधिक धन देकर खरीद लिया तथा उन्हीं से मलिक काफूर की हत्या करवा दी। अब मुबारक खां अपने छोटे भाई सुल्तान शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया, परंतु 6 दिन बाद ही मुबारक खां ने 5 वर्षीय सुल्तान शिहाबुद्दीन उमर की आंखें निकलवा लीं और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से तख्त पर बैठ गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहला काम यह किया कि उसने मलिक काफूर के हत्यारों को पकड़ मंगवाया, क्योंकि अब वे अपने लिए अधिक धन और सम्मान की मांग कर रहे थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उन हत्यारों पर मलिक काफूर की हत्या करने का आरोप लगाया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। मुबारक खां अनुभव शून्य नवयुवक था। तख्त पर बैठने के समय 17-18 वर्ष थी। दिल्ली के तख्त पर बैठने के उपरांत उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सेना को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। उसने सैनिकों को 6 महीने का वेतन पेशगी दे दिया तथा अपने पिता के समय के बनाए हुए समस्त कठोर नियमों को हटा दिया। इससे लोगों ने राहत की सांस ली तथा चारों ओर अच्छा वातावरण बना, किंतु मुबारक खिलजी पुराने नियमों एवं व्यवस्थाओं के स्थान पर नए नियम अथवा नई व्यवस्थाएं नहीं बना सका। इससे लोगों में उच्छृंखलता आ गई और उनका नैतिक स्तर बहुत गिर गया। साम्राज्य के विभिन्न भागों में उपद्रव तथा विद्रोहों की गति बढ़ गई। मुबारक खां को सबसे पहले गुजरात में हुए विद्रोह का सामना करना पड़ा। अल्प खां की हत्या के बाद गुजरात में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी थी। गुजरात ने दिल्ली से अपना संबंध विच्छेद कर लिया।
इस पर मुबारक खिलजी ने एक विशाल सेना भेजकर इस विद्रोह को शांत किया और गुजरात में फिर से दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्थापित की। इन दिनों देवगिरी में यादव राजा हरपाल देव शासन कर रहा था। दिल्ली की गड़बड़ी से लाभ उठाकर उसने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इस पर मुबारक खां ने एक सेना लेकर देवगिरी पर अभियान किया। इस युद्ध में राजा हरपाल देव परास्त हो गया। उसकी जिंदा खाल खिंचवा ली गई और देवगिरी में एक मुसलमान शासक नियुक्त कर दिया गया। जब सुल्तान मुबारक खां देवगिरी से दिल्ली लौट रहा था तब उसे असदुद्दीन के षड्यंत्र का सामना करना पड़ा, जो अलाउद्दीन का भतीजा और मुबारक खां का चचेरा भाई था। असदुद्दीन ने मुबारक खां की हत्या करके तख्त हासिल करने का षड्यंत्र किया। मुबारक खां को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने असदुद्दीन तथा उसके साथियों की उनके संबंधियों सहित हत्या करवा दी। अब मुबारक खां ने अपने बड़े भाई खिज्र खां की ओर ध्यान दिया। खिज्र खां को अलाउद्दीन ने ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था तथा मलिक काफूर ने उसकी आंखें फोड़ दी थीं। इन दिनों वह अपनी स्त्री देवल देवी के साथ ग्वालियर के दुर्ग में बंद था। मुबारक खां ने अपने बड़े भाई खिज्र खां को आदेश भिजवाया कि वह अपनी पत्नी देवल देवी को दिल्ली भेज दे। खिज्र खां ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मुबारक खां ने खिज्र खां की हत्या करवा दी। इसके बाद देवल देवी को दिल्ली लाया गया और मुबारक खां ने उसे अपने हरम में डाल लिया। दर्शकों को स्मरण होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनिलवाड़ा के राजा कर्ण बघेला की रानी कमलावती को अपने हरम में डाल लिया था और उसकी पुत्री देवल देवी को खिज्र खां की बेगम बना दिया था। यह वही देवल देवी थी जो अब मुबारक खां की बेगम बना दी गई। खिलजी राजवंश में नैतिकता का प्रश्न तो अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही अप्रासंगिक हो चुका था, इसलिए मुबारक खां से उसकी अपेक्षा करना बेकार था। आगे बढ़ने से पहले हमें इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि यह कैसा राजपरिवार था जिसने राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी को स्वयं ही बर्बाद करके अपने भविष्य को जलाकर राख कर लिया था। होना तो यह चाहिए था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने बड़े पुत्र खिज्र खां के जीवन की रक्षा करता तथा खिज्र खां के अन्य भाई खिज्र खां को सुल्तान बनाकर राजपरिवार एवं सल्तनत को सुरक्षित बनाते, किंतु खिज्र खां अपने ही बाप और भाइयों द्वारा छला गया और पूरी तरह बर्बाद किया गया। उसे पिता ने जेल में डाला, एक भाई ने आंखें फोड़ी तथा दूसरे भाई ने उसकी हत्या करके उसकी पत्नी छीन ली। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी तथा उसके परिवार को शत्रुओं की आवश्यकता नहीं थी, वे स्वयं ही अपने शत्रु सिद्ध हुए। अगली कड़ी में देखिए, सुल्तान मुबारक खां नंगा होकर दरबार में दौड़ने लगा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।